बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन कह लें इसे या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन कह लें। अब इसमें कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की मदद से की जाती है, स्पेशल केमिकल कंपाउंड की मदद से की जाती है जिनको हम हार्मोन का नाम देते हैं। और हार्मोन जिन ग्लैंड में से रिलीज होते हैं उन ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। ये स्पेसिफिकली है कि जिन ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। और ये ग्लैंड हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। तकरीबन 20 के करीब 20 डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है कि इन ग्लैंड में से जब हार्मोन निकलते हैं तो इन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आगे कोई डक्ट, कोई ट्यूब, कोई नाली अटैच नहीं होती। अमूमन ये हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में आते हैं, फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं चलें यहाँ पे आपको फ़र्क बता भी दूँ। हमारी बॉडी में ग्लैंड बेसिकली दो टाइप के हैं, एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट होती है और एंडोक्राइन जिनमें डक्ट नहीं होती। फ़र्क मैं बता देता हूँ। अब ये सपोज करें कि हमारी स्किन है और इस स्किन के नीचे एक लंबी डक्ट के साथ डेप्थ में एक ग्लैंड पड़ा हुआ है, स्वेट ग्लैंड, पसीना पैदा करने वाला स्वेट ग्लैंड। अब आप देख सकते हैं कि ग्लैंड तो ये वाला है, ये बेस पे, और ये इसकी डक्ट है। सॉरी फॉर दैट। तो डक्ट के थ्रू स्वेट जो है वो स्किन से बाहर रिलीज होता है। तो जिन ग्लैंड की सिक्रीशन, जिन ग्लैंड के प्रोडक्ट्स डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हों उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं, एक्सोक्राइन। इसके बरक्स अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड को देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये सपोज एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स, और इसके करीब ही एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, ये सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब जो हार्मोन हैं वो इस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड में एंटर होते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेट करेगा और इन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब भी बात हो तो कुछ बातें फौरी तौर पे आपके जहन में आ जानी चाहिए। नंबर 1, इन ग्लैंड की डक्ट नहीं होती। नंबर 2, इन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हार्मोन कहा जाता है। नंबर 3, हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन होने के लिए पहली शर्त, क्या हर केमिकल कंपाउंड जो बॉडी में मौजूद है आप उसको हार्मोन ही कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। किस केमिकल कंपाउंड को आप हार्मोन का दर्जा देंगे? नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और रिलीज कहाँ से होंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो और किसी दूसरे बॉडी पार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करे, तो यह है हार्मोन। अब हार्मोन करता क्या है? इसकी बड़ी अहम प्रॉपर्टी याद रखिएगा
कि जिस सेल पे जाके हार्मोन एक्ट करेगा या जिस सेल को ये कंट्रोल करेगा, उस सेल को हम टारगेट सेल कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई हार्मोन नेफ्रॉन के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो हम कहेंगे नेफ्रॉन इस हार्मोन का क्या है, टारगेट है। लेकिन ये टारगेट सेल के किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि जो पहले से रिएक्शन या फंक्शन हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये दो रिएक्टेंट हैं और इसका प्रोडक्ट बनना है ये वाला ए बी, तो अब इस रिएक्शन को हार्मोन ने नहीं स्टार्ट करना, बल्कि ये रिएक्शन पहले से चल रहा होता है और इसका डेफिनेटली कोई एंजाइम भी मौजूद होता है। अब हार्मोन एक्चुअली इन एंजाइम को आकर कंट्रोल करते हैं, यानी इन एंजाइम की एक्टिविटी को या स्पीड अप कर देंगे या रोक देंगे, तो रिएक्शन पहले की निस्बत स्पीड अप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हार्मोन ए और बी का रिएक्शन करवा के तो प्रोडक्ट बनाएगा, ये काम तो एंजाइम का है। तो एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं और इन बायोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल कि इनको स्पीड अप कैसे करना है, इनको स्लो डाउन कैसे करना है, वो कंट्रोल फिर हार्मोन के पास होता है। जाहिर है वो एंजाइम को कंट्रोल करेंगे, फिर उस हिसाब से रिएक्शन भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये तो कोई एक फंक्शन है, जरूरी नहीं कि सारे हार्मोन इसी तरह काम कर रहे हों, ये तो कोई एक प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। अब जब मैं कहता हूँ कंट्रोल करना कि ये किसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो उस रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं उस एक्टिविटी को कि पहले वो काम नहीं हो रहा होता कोई बॉडी में, हार्मोन की वजह से वो काम स्टार्ट हो जाए, या ऑलरेडी अगर कोई काम हो रहा है तो हार्मोन की वजह से वो काम रुक जाएगा। फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको होने में बड़ा टाइम लगता है। बॉडी में बेशुमार ऐसे फंक्शन हैं जिनको मुकम्मल होने में बड़ा अरसा लग जाता है, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हार्मोन के कंट्रोल में। जैसा कि रेट ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ कोई चंद घंटों की चंद दिनों की बात तो नहीं है, ये कई ईयर्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है, कई सालों पर मुहित एक प्रोसेस है। इसी तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, ये भी चंद घंटों की बात नहीं, ये तो ना रुकने वाला एक प्रोसेस है जो मुसलसल सेल्स के अंदर ताहयात जारी रहता है। तो ये भी किसके कंट्रोल में, हार्मोन के कंट्रोल में है। इसी तरह सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है कि गैमीट प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी आ जाती है, सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप हो जाते हैं, तो इस सारे प्रोसेस के पीछे भी हार्मोन का ही रोल है। तो मुख्तसर हम ये करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। नंबर वन डक्टलेस ग्लैंड है, नंबर टू इसके प्रोडक्ट को हम हार्मोन का नाम देते हैं। ओके, हार्मोन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल नेचर कोई भी हो लेकिन है ऑर्गेनिक, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसी भी टारगेट सेल पे अटैच होकर उस पे एक्ट करने के बाद उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एक्टिविटी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसकी एक्टिविटी को फर्दर स्टिमुलेट कर देंगे, या फिर अगर वो फंक्शन रुका हुआ है उसको स्टार्ट कर देंगे, और अगर पहले से स्टार्टेड है तो उसको रोक देंगे। तो ये वैरायटी है इसमें डिफरेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हार्मोन तो चले हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कौन सी कैटेगरी है? आपको याद होगा बायोमॉलिक्यूल्स की जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। हार्मोन इन चारों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो हार्मोन की केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन।
प्रोटीन यानी मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे दो मशहूर हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव, कोई एक सिंगल अमाइनो एसिड या उसका फर्दर मॉडिफिकेशन से भी हार्मोन बन सकता है। मसलन ये थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अब बेटा ये एक हार्मोन है और ये एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, मतलब इसके ऊपर मजीद फर्दर कोई केमिकल ग्रुप्स ऐड होते हैं, जैसा आयोडीन अटैच हो गया, कोई और अटैच हो गया, तो इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन। अब ये सिंगल अमाइनो एसिड भी एज हार्मोन एक्ट कर सकता है, सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड भी, ग्रुप ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स, एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड भी एज हार्मोन काम कर सकती है। जैसे आपको याद होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हमने नेफ्रॉन के फंक्शन में इसका जिक्र किया था, एडीएच हार्मोन, इसी को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये चाइल्ड बर्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन, इसका भी जिक्र आगे आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। ये केमिकली पॉलीपेप्टाइड्स हैं। और स्टीरॉयड, लिपिड की एक टाइप है स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड नेचर भी हो सकते हैं। मसलन एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल में प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में प्रोड्यूस होता है, कार्टिसोन जो दोनों जेंडर में प्रोड्यूस हो सकता है। तो मैं इनके फंक्शन पे इसलिए बात नहीं कर रहा, बड़ा डिटेल्स आगे इन सब के फंक्शंस आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो केमिकली हार्मोन सिंगल अमाइनो एसिड या उसका डेरिवेटिव भी हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है, और लिपिड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक एफएससी के लेवल तक अगर हम मजीद इसको कैटेगराइज करें और सिंपल लेवल पे लेके आए, तो हार्मोन में बी प्रोटीन इन नेचर और लिपिड इन नेचर। तो ये हार्मोन का इंट्रोडक्शन और उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात थी। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन इसकी नेचर डुअल नेचर है, दो तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये नर्व इंपल्स के थ्रू नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपको पता है मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये नर्व इंपल्स के थ्रू भी अपना बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट को, यानी ये नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करवाता है। और हाइपोथैलेमस में ऐसे न्यूरॉन हैं जहां से हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। अब न्यूरॉन में से भी हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन इन हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन्स का नाम देते हैं। जैसे ये दो मशहूर हार्मोन है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, इनके बारे में कहा जाता है बनते ये न्यूरॉन के अंदर है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के अंदर बनते हैं, लेकिन बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बनते हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन बाद में ये स्टोर किसमें करवाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कर रहा होता है और डिफरेंट स्टिमुलाई के जरिए से ये हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है। देखिए दो
कुछ अल्फाज ऐसे जिनका मतलब बड़ा वाज़ेह आपको पता होना चाहिए। एक होता है सिंथेसिस, कि कहीं पे कोई चीज बने, और एक है सिक्रीशन या रिलीज। तो हम क्या कह रहे हैं कि एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन ये तो नहीं कह रहे कि वो बनता सिंथेसाइज भी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। सिंथेसाइज वो होता है हाइपोथैलेमस में, स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर रिलीज भी कहाँ से होगा? डेफिनेटली जहाँ पे वो स्टोर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से। अब हाइपोथैलेमस सिर्फ ये दो हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में से। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में से बहुत सारे और भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये मैं एक डायग्राम की शक्ल में आपको बताऊंगा। आप ये देखेंगे, ये जो ब्रेन का पार्ट है ना हाइपोथैलेमस, ये जिसको मैंने HT से मेंशन किया, हाइपोथैलेमस, बिल्कुल इसके नीचे इसके साथ ये ग्लैंड अटैच है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में जो ये कनेक्शन है ना, ये एक छोटा सा स्टॉक डंडी नुमा एक कनेक्शन है, जिसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। ये आगे जिक्र भी आएगा इसका, इनफंडिब्यूलम। फिर ये सर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी एंटीरियर लोब है, फिर इसकी पोस्टीरियर लोब है ये, और यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट होता है, मिडल लोब भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी आप कह सकते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसका अपना कंट्रोल किसके पास है जी? हाइपोथैलेमस के पास। बड़ा दिलचस्प ये रिलेशनशिप है जी। हाइपोथैलेमस में से हार्मोन रिलीज होंगे या नर्व इंपल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो तमाम दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग सीक्वेंस है, हायरार्की है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जिसको एक और डायग्राम की शक्ल में हम देखते हैं, ये देख सकते हैं जी आप, ये जितने हिस्से को मैं सर्कल करने लगा हूं ग्रीन कलर से, ये आप सपोज करें कि हाइपोथैलेमस है ये, और बाकी नीचे वाला सारा ग्लैंड यहां से लेकर यहां तक ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस में कई किस्म के न्यूरॉन हैं। यहाँ पे तो दो ही नजर आ रहे हैं, एक ब्लू कलर में शो किया है और एक थोड़ा ब्राउनिश कलर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूरॉन ही दो हैं। इसका ये मतलब ये दो डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन, इनकी अपनी अपनी तादाद फिर आगे हजारों लाखों में हो सकती है। तो दो डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये, इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के अंदर बनते हैं ये हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। फिर एक्सॉन के थ्रू इनको रिलीज कर दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड वेसल्स में, और यहां से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट तक पहुंचाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से हो रहे हैं, छोटी लोब, छोटा हिस्सा जो था उसका, लेकिन बन के कहां से आए हैं? हाइपोथैलेमस में से। इसी तरह
हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन का सेकंड ग्रुप है जी, सेकंड क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, जिसको ब्लू कलर में शो किया हुआ है। इसका कनेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के साथ। ये एंटीरियर लोब, जिसका फ्रंट वाला पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, बड़ी लोब होती है, बड़े साइज की होती है। अब एंटीरियर लोब के अपने अंदर एंडोक्राइन सेल होते हैं, यानी उसके अपने अंदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल भी होते हैं। अब जरा सुनिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब में अपने एंडोक्राइन सेल नहीं है। एंटीरियर लोब में अपने जाती एंडोक्राइन सेल भी हैं, जहां से उसके अपने जाती हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो भी सुनिएगा जी, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन का जो सेकंड क्लस्टर है, जो ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है, इसका कनेक्शन है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें से दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं इन न्यूरॉन में से। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में से यहां से दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। इनहिबिटरी फैक्टर्स, अगर ये रिलीज होंगे तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देंगे, उसको रोक देंगे। और स्टिमुलेटरी फैक्टर्स, ये एंटीरियर लोब को एक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब है एंटीरियर लोब का कंट्रोल तो फिर हाइपोथैलेमस के पास ही हुआ ना। तो अगर हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटरी फैक्टर हार्मोन भेजे हैं तो इससे एंटीरियर लोब इनएक्टिव रहेगी। और अगर हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन ने स्टिमुलेटरी फैक्टर भेजे हैं या न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स भेजे हैं तो एंटीरियर लोब एक्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब एंटीरियर लोब एक्टिव होने का मतलब क्या है कि एंटीरियर लोब के अपने अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये हार्मोन सिंथेसाइज भी करते हैं, फिर उसको रिलीज भी करते हैं। चले मान ली बात, एंटीरियर लोब एक्टिव हो गई, अब फिर क्या होगा? हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेटरी फैक्टर ने एंटीरियर लोब को एक्टिवेट कर दिया, प्लस का साइन शो कर एक्टिव कर दिए। अब एंटीरियर लोब में ऑप्शंस हैं कि यहां से फर्दर दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं एंटीरियर लोब से। नंबर वन, ट्रोपिक हार्मोन्स, और नंबर टू, नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स। ये अब ट्रोपिक हार्मोन जब यह वर्ड सुने ना तो समझ जाएं कि इनका सोर्स कौन है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से हार्मोन रिलीज होकर किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे कि ग्रोथ करवा दीजिए या कोई और काम करवा दिया, नहीं। एंटीरियर लोब से रिलीज होकर जो बॉडी के अंदर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड है, गोनेड्स हैं या कोई और ग्लैंड्स हैं, उनको जाके कंट्रोल करेंगे, एक्टिव या इनएक्टिव कर देंगे। इसी को कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन। फिर सुन लीजिएगा, ट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचते हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रोपिक। और नॉन ट्रोपिक जो है ये डायरेक्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मोस्ट केसेस में जो ग्रोथ हार्मोन है, मोस्टली ये जो ही एंटीरियर लोब से निकलता है तो डायरेक्ट ये सेल डिवीजन करवाता है और ग्रोथ करवाता है बॉडी की।
इसका किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ लेना देना नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात फिर ये पैंक्रियास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन मोस्ट केसेस में ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब मैं पूरा सीक्वेंस बनाऊं जी। हाइपोथैलेमस में से स्टिमुलेटरी फैक्टर हार्मोन रिलीज होगा, न्यूरो हार्मोन, चूंकि ये स्टिमुलेटरी है, ये एंटीरियर लोब के एंडोक्राइन सेल को एक्टिव कर देगा। एक्टिवेटेड सेल में से ट्रोपिक हार्मोन रिलीज होंगे और वो ब्लड के थ्रू अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। दूसरी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस में से स्टिमुलेटरी फैक्टर हार्मोन रिलीज होंगे, एंटीरियर लोब के एंडोक्राइन सेल को एक्टिव कर देंगे, वहां से नॉन ट्रोपिक हार्मोन रिलीज होंगे जो डायरेक्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिव इनएक्टिव करने में इनका कोई रोल नहीं होगा, इनको कहेंगे नॉन ट्रोपिक हार्मोन। तीसरी ऑप्शन ये है कि हाइपोथैलेमस में से इनहिबिटरी फैक्टर हार्मोन रिलीज होंगे और ये एंटीरियर लोब के एंडोक्राइन सेल को इनहिबिट कर देंगे और उनमें से हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएंगे। तो ये था जी इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपोथैलेमस। अब इसके बारे में जो आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।